तो एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने फल का ठेला लगा रखा था। उसकी आंखें एकदम पथराई हुई थी। तो मैंने थोड़ा उससे बात की। मैंने कहा, दादा कहाँ से आए हो? तो कहे, भाई साहब मैं सिंध से आया हूँ। अच्छा, यहाँ कैसा चल रहा है? कि ठीक है भाई साहब। घर में कौन है? पत्नी है, 3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा, यार आप आए क्यों? अच्छा सा परिवार है, 3 बच्चे हैं, बच्चियों पे तो फिर भी खतरा बहुत है, बच्चों पे क्या खतरा है? तो बोला, भाई साहब देखो, पत्नी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और ये 3 बच्चे मेरे नहीं। तो मैं तो एकदम सन्न रह गया कि ये आदमी क्या बोल गया। और वो बच्चों के प्रति उसका बड़ा अनुराग था। उसने बच्चों को डांटा नहीं, वो छोटी मोटी ऐसे हंसी मजाक शरारत कर रहे थे। तो मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हो? बोले, देखो भाई साहब, मैं घर से निकला और उसके करीब 5 घंटे बाद में माँ ने मेरे ट्रांसपोर्ट ओनर को बोला, जिसके यहाँ से मेरा टाई अप था, तुरंत घर आ जाओ भाई, अभी के अभी आ जाओ। तो मैंने सब काम छोड़े, दूसरे आदमी को ट्रक संभलाया और मैं दौड़ के मेरे घर पहुंचा। तो मुझे पता लगा, घर में घुस के गन पॉइंट पे मेरी पत्नी को यहाँ के वडेरे उठा के ले गए हैं जागीरदार। मैंने उनके घर जाके उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, गाँव के 10-5 आदमियों को लेके गया। मेरे को मेरी बीवी वापस दे दो, तो 10-20 दिन काम में लेके भेज देंगे, अभी तो तू जा यहाँ से। और बहुत मारा मुझे। जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। 8-9 साल की बच्ची को गन पॉइंट पे कोई घर में से उठा के ले गया। सेम डे गन पॉइंट पे उस बच्ची का कन्वर्जन हो गया और 9-10 साल की बच्ची का जबरन निकाह किसी 40-50 साल के आदमी से करवा दिया गया। ये सुन के रात को नींद आना बंद हो गई। अजीत जी, एक बहन है हमारी जोधपुर में, वो कहती है कि भैया मेरी माँ को निकलवा दो पाकिस्तान से। मैंने कहा, बात क्या है बताओ बहन जी? बोले, भैया मेरे 4 बच्चे ना वडेरे के बच्चे हैं, मेरे पति को उसने मार मार के अधमरा और अपाहिज कर दिया और मुझे घर से उठा के ले गया था। 4 बच्चे उसके हैं और मैं उसकी भोगदासी बन के वहाँ पे रही। और मुझे ये लोग धरती पे जीवित भगवान लगते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी व्यवस्था के अंदर भी उन्होंने भगवत गीता और भगवान राम के नाम का त्याग नहीं किया। इनके पास सबसे अच्छा विकल्प था कलमा पढ़ लेने का। इन्होंने नहीं पढ़ा इतने दबाव में भी, और अपने धर्म और अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में आए हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हिंदू यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भैया? और पाकिस्तान का ही क्यों, पूरी दुनिया का हिंदू भारत में नहीं आएगा बेचारा प्रताड़ित होकर, तो कहाँ जाएगा? हमारी सरकार आएगी तो हम इन सब की सुध भी लेंगे, इन सब का पुनर्वास भी देखेंगे और इनको अच्छा मानवीय जीवन मिले और सुरक्षित मानवीय जीवन मिले, इसकी सुनिश्चितता भी करेंगे। ये मोदी जी ने कहा है। ऐसा कहने वाला कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं है। तो हमको उनकी मंशा पे अभी भी शक नहीं है, शंका नहीं है। समय की बात है, चीज़ें हैं, राजनीति है, इन लोगों की भी अपनी कई मजबूरियां रहती होंगी, पर वो इन लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे, ऐसा मेरा हृदय नहीं मानता है। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, उनके कीवर्ड्स हमें याद रह जाते हैं। जैसे सीएए है, उसमें मूलतः हम सिर्फ यही समझते हैं कि भारत की सीमा से सटे हुए जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके कारण उनको भारत में नागरिकता में अब सुविधा दी जाएगी। पहले भी मिली करती थी नागरिकता और सारे लोगों के लिए ओपन था, उसी प्रक्रिया से आते थे। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की जो दुर्गति है, अफगानिस्तान में सिखों की जो दुर्गति है, या बांग्लादेश आप चले जाइए, तो इन सब को लेके एक वृहद, एक आप कह सकते हैं कि हमारी समझ विकसित नहीं हो पाई है। क्योंकि ज्यों ही इस पे चर्चा होनी थी तो ये शाहीन बाग की नौटंकी होने लगी और फिर भारत की सीमाओं को पूरी दुनिया के लिए खोलने की बातें की जाने लगी। इसी मुद्दे पे मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो निमित्तकम एक संस्था है, उनके अध्यक्ष हैं। और इस व्यक्ति या इस संस्था की बात इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि जब हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस डिस्कशन में, इस चर्चा में, इस सीए हो या कोई भी मुद्दा हो, उनकी चर्चा में जब हम स्टूडियो में बैठ के बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो एक दिन के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने हम कहीं चले जाते हैं। लेकिन कोई शख्स या संस्था 3000 पाकिस्तानी हिंदुओं को अगर नागरिकता दिलवाती है, 10,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को कानूनी तरीके से पाकिस्तान से निकलवाती है, यहाँ पे लाती है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है
हमारे देश का, उसके थ्रू उनको यहाँ रहने का, खाने का, शरणार्थी होने का और अंततः जो भी प्रक्रिया है उससे एक भारतीय नागरिक बनाने का जो कार्य करती है, उसमें जय आहूजा जी ने काफ़ी काम किया है। जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि निमित्तेकम जो संस्था है, जी अभी मैं बात कर रहा था तो आपने बताया कि 3000 को आप लोग लगभग नागरिकता दिलवा चुके हैं और फिर 10,000 जी लाए हैं। और फिर बात हो रही थी कि जोधपुर में मतलब लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। जी मैं भी यहाँ मजनू के टीला में मतलब जहाँ तक हो सकता था एक्सेस वहाँ तक गया और बहुत हृदय विदारक कहानियाँ मैंने सुनी हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मतलब डेटा दीजिए कि ये एफर्ट आपने कब से शुरू किया, कितने लोगों को अभी तक मतलब आप मिल चुके हैं, कितने लोगों की मदद हो पाई है, सरकार का क्या रवैया रहा? अजीत जी, मैंने ये काम 2010 से शुरू किया था और इसके अंदर दो कारण थे इस विषय के अंदर आने की। ये वो दौर था जब 2009-10 में ऑर्कुट और फेसबुक डेवलप हो रहा था और सोशल नेटवर्किंग साइट हमारे आम जनजीवन का हिस्सा बनती जा रही थी। तो हमारी कुलदेवी हैं हिंगलाज माता। अपने सनातन शास्त्रों के अनुसार माँ सती के शरीर के 52 हिस्से धरती पे अलग अलग जगह गए हैं, जिसमें माता जी का ब्रह्मरंध्र यानी ब्रेन, उनका मस्तिष्क हिंगुल पर्वत पे गिरा और वो सनातन धर्म का पहला शक्तिपीठ है। तो मैं माता जी के मंदिर की क्या स्थिति है जानने के लिए पाकिस्तान में लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगा। उसमें उस यात्रा में एक मित्र बन गए हमारे फेसबुक पे, राकेश लखानी जी। वो मेरी तरह ही जन्म से भारतीय हैं, उनके पुरखे भी सिंध से माइग्रेट होके आए थे। वो अडानी मेडिकल कॉलेज के उस समय आईटी हेड थे और वो वर्डप्रेस के ब्लॉग्स लिखा करते थे रोज़ होने वाली घटनाओं पे। वहाँ के कुछ पत्रकारों से, एक्टिविस्ट से उनकी मित्रता थी। और सबसे ज़्यादा हृदय विदारक बात ये थी कि मेरी बिटिया उस समय 9 वर्ष की थी, लगभग 8-9 वर्ष की, और मैं 8-9 साल की बच्ची को गन पॉइंट पे कोई घर में से उठा के ले गया। सेम डे गन पॉइंट पे उस बच्ची का कन्वर्जन हो गया और 9-10 साल की बच्ची का जबरन निकाह किसी 40-50 साल के आदमी से करवा दिया गया। ये सुन के रात को नींद आना बंद हो गई अजीत जी। और मुझे लगा कि अगर मेरे दादाजी ने 1947 में भारत आने का निर्णय नहीं लिया होता तो इस बच्ची को, जो मेरी बिटिया है, जो मेरी आंखों का तारा है, इसको बचाने के लिए मुझे उस समाज में कितना संघर्ष करना पड़ता और किसी पिता पे क्या बीतेगी जब उसके बच्चे को कोई उसके हाथों में से छीन के ले जाएगा, या उसके बेटे बेटी के साथ स्कूल में रोज़ इस बात की प्रताड़ना होगी कि तुम काफिर हो, तुम अलग गिलास में पानी पियो, तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे और तुम मूर्तियाँ पूजते हो। तो अगर इतनी प्रताड़ना मेरे बच्चों के साथ होती तो मुझे कैसा लगता। तो उनके आने का कारण भी वही है जो मेरे दादाजी का कारण आने का था। उनको इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में नहीं रहना था। उनको समझ में आ गया था कि ये धरती अब श्रिंक हो चुकी है, यहाँ से निकलना चाहिए। तो मेरे दादाजी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो मुझे लगा मुझे आगे बढ़ के इन सब भाई बहनों का हाथ पकड़ना चाहिए और समग्र हिंदू समाज को कहना चाहिए कि हम ऐसे दोनों बाहें फैला के इनको अपने आप में समेट लें, क्योंकि ये यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, धरती पे और तो कोई जगह इनके लिए बची नहीं है। ये कारण था, मैं इसमें लगा। फिर 2012 में मुझे डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, मेरे सगे बड़े भाई से मेरे लिए जीवन में बढ़कर हैं, वो मिले। हम लोगों ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सपना देखा और फिर जब अनुकूल समय आया मोदी जी की सरकार बनने के बाद में, तो हमने निमित्तेकम नामक एनजीओ का गठन किया और उसके बैनर पे हमने अब तक 12 पाकिस्तानी हिंदू भाइयों को हमने अपने यहाँ सैलरीड रखा है। जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो इस विचार से उन लोगों ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है हमारी टीम ने। उनकी खुद की किसी की नागरिकता नहीं हुई है, लेकिन उनके ग्राउंड वर्क और उनके परिश्रम और हमारे सहयोग और हमारे साथ में काम करने से अब तक 3000 लोगों को हम नागरिकता दिलवा चुके हैं। जो आपने कहा कि पाकिस्तान से 10,000 लोगों को निकाला, तो ये निमित्तेकम का काम वहीं से शुरू हो जाता है जब पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई हिंदू सिख ये सोचता है कि मुझे भारत जाना है। वो तुरंत अपने किसी परिचित को, मित्र को, रिश्तेदार को फ़ोन करता है और भारतीय नागरिक की स्पॉन्सरशिप गारंटी का डॉक्यूमेंट के बिना भारत का वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद भारतीय दूतावास में अगर किसी को वीज़ा के लिए फ़ाइल लगानी है तो उसको भारतीय गारंटर चाहिए। वो गारंटी के कागज़ निमित्तेकम बनवाता है, उसको गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाते हैं, उसको पाकिस्तान तक पहुंचवाते हैं लीगल तरीके से
और उन लोगों के वीज़ा के पेपर्स वहाँ पे फाइल करने के लिए उनको हम प्रेरित करते हैं। और फिर जब उनके वीज़ा के पेपर लग जाते हैं तो गारंटर की वेरिफिकेशन आईबी करती है। इसमें 3-4 महीने का समय लगता है। वो ठीक तरीके से होके और वापस पाकिस्तान तक पहुँचे और संबंधित व्यक्ति को वीज़ा मिले, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे जब कोई पाकिस्तान से निकलना चाहता है तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनके रिश्तेदारों को मोटिवेट करते हैं, उनके गारंटी लेटर बनवाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। ये एक प्राथमिक काम निमित्ते कम का मैंने आपको बताया। इसको और आगे बढ़ा दें तो व्यक्ति जब भारत के बॉर्डर में आ गया तो वो विदेश मंत्रालय का केस नहीं है, फिर वो गृह मंत्रालय का मामला है। तो उसको तुरंत सीआईडी के दफ्तर में ले जाके हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। 90 दिन का वीज़ा लेके ज़्यादातर लोग आते हैं, विजिट वीज़ा। उस वीज़ा को लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाए और उनकी शरण की एप्लीकेशन, असाइलम की एप्लीकेशन हम लोग एफिडेविट के साथ लगवाते हैं और निश्चित रूप से उनकी शरण की एप्लीकेशन मंजूर हो और वो भारत में रह पाए, ये सुनिश्चित करते हैं। फिर उनके बच्चों के एडमिशन है। राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पे राइट टू एजुकेशन में बच्चे एंटाइटल हुए 2012 में हमारे प्रयासों से। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों ने भी उसी ऑर्डर को फॉलो करके अपने अपने यहाँ लोकली ऑर्डर किए। तो राइट टू एजुकेशन में ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में। मेडिकल का जो अरेंजमेंट है वो मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू खुद एक सर्जन हैं और ईएनटी सर्जन है। तो उन्होंने जयपुर, जोधपुर, कई शहरों के स्थानीय डॉक्टरों को कंसोर्टियम बना के जोड़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो वो आयुष्मान भारत या ऐसी किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी के समय एम्स जोधपुर को एक चिट्ठी लिखवाई गई थी कि इनको इलाज करने के लिए एंटाइटल किया जाता है। वो उन्होंने ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके सहयोग से कराया था। तो दिल्ली से जो चिट्ठी गई तो उसके कारण जोधपुर एम्स एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में हमारे लिए, अब हमारे लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है। तो एक 360 डिग्री एक शब्द है, दसों दिशाओं से किया जाने वाला, राउंड द क्लॉक किया जाने वाला काम है। और मैं मेरे बच्ची को भी ऐसे ही संस्कार दे रहा हूँ कि जब मैं ना रहूँ तो भी ये लाखों लोग फंसे हुए हैं, तो तुम लोग ये काम जरूर करना। चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात अगर कहें तो वो घर में भी होना ही चाहिए हमारे। इतने केसेस आपने ये किए हैं, उन्हें मतलब अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचाए हैं, तो इसमें से कई मामले ऐसे भी आए होंगे जो मतलब जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर बीतती है वो महसूस करता होगा, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे जब आपके सामने इस तरह की कहानियाँ आती होंगी कि किसी की बिटिया को खींच लिया, हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ में, और आप जब उन माताओं से मिलते होंगे या उस पिता से मिलते होंगे, कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो तो बताइए। मैं मतलब एक अंग्रेजी में शब्द होता है स्पीचलेस, या शब्दहीन हो जाते हैं हम, उनके निशब्द हो जाते हैं उनके पीड़ा के बारे में सोच के। तो हरियाणा के एक शहर में हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग रह रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई इनका कोई, हमारे यहाँ राजस्थान में बोलते हैं धनी धोरी, राजस्थान में तो निमित्ते कम है, बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में इनका धनी धोरी, कोई माई बाप, कोई रखवाला, कोई गार्जियन लोकल नहीं है। तो मैं हर जगह पे मैंने पहुंचने का प्रयास किया है, कम से कम उत्तर भारत में। तो मैं जालंधर भी गया हूँ, 300 परिवार वहाँ रह रहे हैं। हरियाणा के, मैं शहर का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। तो हम मिले उनसे तो पता चला कि यहाँ फल फ्रूट के ठेले लगा रहे हैं, पास के एक पार्क में, सरकारी पार्क में टेंट लगा के रह रहे हैं। कुछ स्थानीय हिंदू एक्टिविस्ट उनकी सहायता भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी रोजगार, रोजी रोटी के लिए। तो एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने फल का ठेला लगा रखा था। उसकी आंखें एकदम पथराई हुई थी। तो मैंने थोड़ा उससे बात की। मैंने कहा दादा कहाँ से आए हो? तो कि भाई साहब मैं सिंध से आया हूँ। अच्छा, यहाँ कैसा चल रहा है? कि ठीक है भाई साहब। घर में कौन है? पत्नी है, 3 बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, ज़रा चलो बच्चों से मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे आपकी झोपड़ी में। अरे भाई साहब वहाँ जगह ही नहीं। मैंने कहा हम सड़क ज़मीन पे बैठेंगे ना आपके साथ, मैं आपसे बड़ा थोड़ी हूँ, मैं भी तो कच्ची बस्तियों में ही रहता हूँ आपकी तरह। हालांकि मैं रहता भी हूँ, मैं हमारे भील समाज, मेघवाल समाज की बस्तियों में जाके ही रहता हूँ जोधपुर में, ज़्यादातर समय उनके बीच में ही निकलता है। मैं उनके बीच में बहुत सहज भी हूँ।
और मुझे ये लोग धरती पे जीवित भगवान लगते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी व्यवस्था के अंदर भी उन्होंने भगवत गीता और भगवान राम के नाम का त्याग नहीं किया। इनके पास सबसे अच्छा विकल्प था कलमा पढ़ लेने का। इन्होंने नहीं पढ़ा इतने दबाव में भी, और अपने धर्म और अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में आए हैं। तो मैं थोड़ा उनको मैंने इंसिस्ट किया, आग्रह किया, तो वो मुझे ले गए अपने झोंपड़े में। एक 10 बाई 15 का झोपड़ा होगा, टेंट लगा हुआ था, बीच में एक चादर खींच रखी थी, उधर जो है भाभी जी ने छोटी सी अपना स्टोव की व्यवस्था कर रखी थी, और इधर एक खाट थी। तो हम दोनों खाट पे बैठ गए। बच्चे पास में थे तो उन्होंने कहा जाओ तुम जरा खेलो बाहर। तो मैंने कहा यार आप आए क्यों? अच्छा सा परिवार है, 3 बच्चे हैं, बच्चियों पे तो फिर भी खतरा बहुत है, बच्चों पे क्या खतरा है? तो बोला भाई साहब देखो, पत्नी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और ये तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं। तो मैं तो एकदम सन्न रह गया कि ये आदमी क्या बोल गया। और वो बच्चों के प्रति उसका बड़ा अनुराग था। उसने बच्चों को डांटा नहीं, वो छोटी मोटी ऐसे हंसी मजाक शरारत कर रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? बोले देखो भाई साहब, ये हमारी रिश्तेदारी में दूर में मेरी पत्नी थी, और एक शादी में मैंने इसको देखा था। एक दोनों ओर की रिश्तेदारी की शादी थी। तो मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ, तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मुझे इसी से शादी करनी है। मेरी माँ रिश्ता लेके गई। वहाँ पाकिस्तान में हमारी कुछ 50 बीघा ज़मीन थी नहरी इलाके में घर की, और मेरे पास 3 ट्रक थे, और मेरा 2 मंजिल का मकान भी था गांव में। तो मैं अच्छे से मेरी शादी हुई, मैं इनको लेके आया। वह मेरा काम ऐसा था कि 5 दिन बाद शादी के मैं अपना ट्रक लेके चला गया, क्योंकि मेरे को वचन दिया हुआ था, मैंने माल लोड करके पहुंचाना था मेरे को बलूचिस्तान। तो मैं घर से निकला, और उसके करीब 5 घंटे बाद में माँ ने मेरे ट्रांसपोर्ट ओनर को बोला, जिसके यहाँ से मेरा टाई अप था, वो तुरंत घर आ जाओ भाई, अभी के अभी आ जाओ। तो मैंने सब काम छोड़े, दूसरे आदमी को ट्रक संभलाया, और मैं दौड़ के मेरे घर पहुँचा। तो मुझे पता लगा घर में घुस के गन पॉइंट में मेरी पत्नी को यहाँ के वडेरे उठा के ले गए हैं जागीरदार। कौन से ले गए हैं वो भी सब खुल्लम खुल्ला लेके गए। तो डंके की चोट पे तो ये भी छुपी हुई बात नहीं थी कौन ले गया। मैंने उनके घर जाके उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, गांव के 10-5 आदमियों को लेके गया। मेरे को मेरी बीवी वापस दे दो। बोले 10-20 दिन काम में लेके भेज देंगे, अभी तो तू जा यहाँ से। और बहुत मारा मुझे। अब एक बात तो मेरे मन में ये थी, मेरे मन में तो नहीं थी, लेकिन एक मेरे पास विकल्प ये था कि मैं इस आधार पे मेरी पत्नी को छोड़ दूं, पर उसकी तो कोई गलती नहीं थी। अगर मेरी पत्नी सुंदर है तो हर व्यक्ति अच्छी सुंदर घरेलू स्त्री से शादी करना चाहता है, तो मैंने इसलिए शादी की। ये घटना की लगातार पुनरावृत्ति हुई, और उस व्यक्ति के 3 बच्चे नहीं थे, इसलिए वो भारत आया था। वो तीनों उसको पिता बोल रहे थे, लेकिन तीनों उसके बच्चे नहीं थे। इस इतनी कठोर परिस्थितियों में कोई अपने धर्म को, और दबाव एक ही था कि कलमा पढ़ ले, पीछा छोड़ देंगे तेरा। ऐसी कई घटनाएं हैं। जयपुर में एक डॉक्टर साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आधी रात को हैदराबाद शहर से अपना घर बंद करके जो हाथ पड़ा वो लेके निकले, अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को बुर्का पहना के, खुद उसी तरीके का गेटअप बना के, और पूरी रात ड्राइव करके लाहौर पहुँचे। 3 महीने लाहौर में पड़े रहे। 16 साल की बच्ची अगले दिन सुबह उठने वाली थी, सूचना मिल गई। अजीत जी, हमको कोई बोले ना अभी आप जहाँ रह रहे हैं कि इस मोहल्ले को अभी के अभी खाली करना पड़ेगा, तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लोग देश छोड़ के आ रहे हैं। एक बहन है हमारी जोधपुर में, वो बार बार कहती थी कि जय भैया जब भी आए मुझे उनसे मिलना है। वो आई थी 2018 में। तो मुझे सूचना मिली, तो मैंने कहा उन बहन जी को कहो कि आज मैं भोजन उन्हीं के यहाँ करूँगा, खाना उनके यहाँ ही खाऊँगा। तो बोले कि भैया वो आपको बोल रहे हैं, मैं अकेले में बात करूँगी भाई साहब से। मैंने कहा हमारी बहन है, अकेले में बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे, आप लोग 2 मिनट बाहर रुक जाना। और हैं तो सब टीन टाट की झोंपड़ियाँ ही। तो हम चले गए भाई साहब वहाँ। वो कहती है कि भैया मेरी माँ को निकलवा दो पाकिस्तान से। मैंने कहा बात क्या है बताओ बहन जी। बोले भैया मेरे 4 बच्चे ना वढेरे के बच्चे हैं, मेरे पति को उसने मार मार के अधमरा और अपाहिज कर दिया, और मुझे घर से उठा के ले गया था। 4 बच्चे उसके हैं, और मैं उसकी भोगदासी बन के वहाँ पे रही हूँ, और मैं 4 बच्चों को बचा के यहाँ ले आई हूँ। मेरे पति की तो हालत ऐसी है कि वो तो बेचारा चल भी नहीं सकता। अब उसका तो जो होगा
हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरी माँ के पीछे पड़ गए हैं वडेरे के सब आदमी, और मेरी माँ गांव-गांव में मारी मारी फिर रही है, 65 साल की बुढ़िया, और उसको वीज़ा दिलवा के निकाल दो, मैं आपके पैर धो के पीऊँगी, मुझे आपसे ये बात करनी थी। अंतहीन वेदना है अजीत जी, हम कितनी पूरी रात भी बात करें तो बातें ख़त्म नहीं होंगी अजीत जी। यही शायद कारण है कि इसी तरह की कहानियाँ आती हैं तो हम सीए की मतलब अमेंडमेंट उस एक्ट में लाने की कोशिशें होती हैं। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझाइए कि अजीत जी, ये सिटीजनशिप एक्ट वो कमिटमेंट है जो भारत की पहली सरकार ने किया था। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, जिसमें अलग अलग विषयों पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें दोनों देशों की सरकार ने और दोनों प्रधानमंत्रियों ने ये माना कि यदि भारत का माइनॉरिटी मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहेगा तो पाकिस्तान की सरकार उसको अनिवार्य रूप से शरण देगी और प्राथमिक आधार पर प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप की व्यवस्था करेगी। यही बात भारत की सरकार ने भी मानी कि अगर अभी भी किसी को लगता है कि हमसे 47 में गलत निर्णय हो गया और हमें भारत आ जाना चाहिए था, वहाँ के माइनॉरिटी हैं, तो भारत सरकार उनको अनिवार्य रूप से शरण देगी, साथ ही उनके लिए कोई प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप की व्यवस्था भी करेगी। आप लंदन से आने वाले आदमी को, अमेरिका से आने वाले आदमी को और कहीं यूरोप से आने वाले आदमी को और अविभाजित भारत के नागरिक को एक श्रेणी में नहीं रख सकते, वो हमारे ही भाई बहन है, कल ही तो लाइन खींची है। तो इस आधार पे 1953 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उस कमेटी की फाइंडिंग्स, उस कमेटी का काम था सिटीजनशिप एक्ट को लिखना, ड्राफ्ट करना। उस कमेटी की फाइंडिंग्स में भी आया कि पाकिस्तान में बेहद मार्मिक स्थिति है और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से जुल्म जातियाँ जारी हैं। उस आधार पे एक क्लॉज रखा गया नेचुरलाइजेशन का, प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बनने का किसको अधिकार है। उस क्लॉज की प्रथम शर्त है सेक्शन 5(1) है। सेक्शन 5(1) ये कहता है कि यदि आप पाकिस्तान की माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, आप भारत में 7 वर्षों से रह रहे हैं और आपके पास ये प्रमाण है कि आप खुद या तो 47 से पहले पैदा हुए हैं या फिर आपके माता पिता 47 से पहले अविभाजित भारत के नागरिक थे, तो आपको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप लेने का अधिकार है। सिटीजनशिप एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब जो लोग हैं उनके पास ये प्रमाण नहीं है कि 47 से पहले उनके पिताजी पैदा हुए थे, तो वो 12 साल वाले बाय रजिस्ट्रेशन वाले नॉर्मल सिटीजनशिप वाले क्लॉज में चले जाते हैं। उससे उनकी और उनके बच्चों की जीवन नर्क हो जाता है और उनको बहुत लंबे समय इंतजार करना पड़ता है। तो हमने भारत सरकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यही आग्रह किया था कि आप ये 1947 वाली शर्त को हटवा दीजिए और इन लोगों को एक ही समय नागरिकता मिल जाए, ऐसी व्यवस्था कीजिए पूरे परिवार को। तो 7 वर्ष को घटा के 5 वर्ष कर दिया और ये 47 वाली जो 1947 से पहले जन्म वाली जो शर्त थी, इसको सिटीजनशिप एक्ट में हटा दिया। दूसरा जिस पे बवेला हो रहा है कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे भी नागरिकता ले सकते हैं, तो भैया पाकिस्तान एम्बेसी को अरबों रुपए पासपोर्ट रिन्यूअल के भारत का अंदर रहने वाला व्यक्ति क्यों दे जब उसको पाकिस्तान वापस लौटना ही नहीं है। तो नागरिकता त्यागपत्र प्रमाण के पत्र के नाम पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तान एम्बेसी को कोई क्यों दे जब उसको भारत में ही रहना है और भारत से लौटना ही नहीं है। शिवराज पाटिल जी के समय ये अरेंजमेंट सेम हुआ था कि जिन लोगों को 7 वर्ष से अधिक भारत में आए हुए हो गए 2004 से 6 के जब नागरिकता की विंडो खोली गई थी, उनको पासपोर्ट रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कलेक्ट्रेट में जाके एक एफिडेविट दें और पासपोर्ट सरेंडर कर दें। इसी प्रकार का एक ऑर्डर 2014 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी किया था, जिसकी मेरे पास में देखिए कॉपी है। ये ऑर्डर होता है 17 नवंबर 2014 को। इसमें भी ये कि ये बात 6 नंबर कॉलम के अंदर कही गई है, आपको मैंने दिया है, आप स्कैन करके दर्शकों को दिखाइएगा। और फिर इसी का क्लेरिफिकेशन 2016 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम लोगों के आग्रह पे, जो नागरिकता देने के अधिकार केंद्रित हैं भारत के गृह सचिव के पास, हमारे आग्रह पे शिवराज पाटिल जी की तरह ही दोबारा से नागरिकता देने के अधिकार 2 साल के लिए कलेक्टरों को दिए। तो उसमें भी मेंशन किया कि हम 23 दिसंबर 2016 को यह आदेश जारी कर रहे हैं कि अब से 7 वर्ष पूर्व 31 दिसंबर 2009 तक जिनका भारत में अराइवल हो चुका है, उनको अपने पासपोर्ट कलेक्ट्रेट में ही सरेंडर करने हैं, पाकिस्तान एम्बेसी में धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो एक एफिडेविट लिख करके रेनाउंसेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त करने की पाकिस्तान एम्बेसी से ज़रूरत नहीं है। एक 100 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट लिखें कि हमने पाकिस्तान की नागरिकता को शपथपूर्वक त्याग दिया है और भारत की नागरिकता ले लें। अब 2009 वाले केसेस तो हमने निकलवा दिए। अब रोज सुबह पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर 100-100, 150-150 पाकिस्तानी हिंदू और सिख खड़े होते हैं बेचारे।
लाखों लाखों रुपए की उनकी फीस ड्यू है, क्योंकि 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पासपोर्ट रिन्यूअल की फीस है। किसी का 5 साल से रिन्यू नहीं है। एक ही घर में 10 लोग होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है हमारे दलित हिंदुओं में। हमारे ट्राइबल हिंदू जो पाकिस्तान से आए, आने वाले 80% लोग दलित और ट्राइबल हिंदू हैं। भील हैं, मेघवाल हैं, कोली हैं, बागड़ी हैं और वाल्मीकि हैं। इस समाज के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में भारत में आए हुए हैं। इन दलित हिंदुओं के पास, ट्राइबल हिंदुओं के पास खाना खाने के तो पैसे नहीं है। अजीत जी, ये 60-60 हज़ार रुपये सालाना की फ़ीस कहाँ से भरेंगे? तो ये हमारा बार बार भारत सरकार से आग्रह है कि भाई आप पाकिस्तान जैसे एनिमी मुल्क को रोज़ 15-20 लाख रुपए की कमाई क्यों करवा रहे हैं? कितनी सरलता से राजनाथ सिंह जी के समय काम हुआ, कितनी सरलता से वहाँ पे लोकली हम पासपोर्ट सरेंडर कर देते थे। एक एनिमी मुल्क जो हिंदुओं से घृणा के आधार पे खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तानी हिंदुओं को वहाँ पे कितने बुरे तरीके से उनका अपमान किया जाता है रोज़ाना। ये आप में से कोई भी जाके रोज़ सुबह देख सकता है। 2 घंटे के लिए विंडो खुलती है, इसलिए सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगाते हैं कि उस 2 घंटे में मेरा नंबर आ जाए। विंडो खुलेगी 10 बजे, अजीत जी लाइन लगती है सुबह 4 बजे से। कितनी प्रताड़ना हमारे ही देश में निरीह लोगों को भोगनी पड़ रही है। ये अभी हमारा करंट विषय है कि सीएए में किसी स्ट्रेटेजिक रीजन से समय लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पर जो ऑर्डर कांग्रेस की सरकार कर चुकी है, पासपोर्ट सरेंडर 7 ईयर्स बिफोर वालों का कलेक्ट्रेट में हो सकता है, जो ऑर्डर माननीय राजनाथ सिंह जी कर सकते हैं, उस ऑर्डर के सपोर्ट में मैंने जयपुर कलेक्टर को एक प्रतिवेदन दिया। राजस्थान सरकार को फॉलोअप करके उसको दिल्ली भिजवा दिया। आज देखिए 1 वर्ष का समय हो गया। 18 अगस्त 2020 की ये सरकारी चिट्ठी है मेरे प्रतिवेदन पे, जो एमएचए में आई हुई है, और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1 साल से एक निर्णय नहीं कर रहा, जिसमें पूरा बैकग्राउंड जयपुर कलेक्टर और राजस्थान सरकार के गृह सचिव की ओर से लिख करके आया है बाकायदा, कि पूर्व में भी ऐसा कर चुके हैं। इसलिए अभी भी आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसा कर दिया जाए, लेकिन उस बात पे कोई भी सुनवाई नहीं है। ये अभी हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय बना हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में एक तो ये मुद्दा आप बता रहे हैं, उसके अलावा आपको ये जो सीए आया है, एक तो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा घोर पीड़ा का विषय है हमारे लिए। लेकिन हो सकता है कि कोरोना के कारण सरकार की प्राथमिकताएं अभी शायद बदली नहीं, प्राथमिकताओं का विषय नहीं है इसमें। देखिए क्या है, सिर्फ नियमावली बदल के और वेबसाइट पे अपलोड करनी है बस। अभी आप अगर एमएचए की वेबसाइट पे जाएंगे, होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, उसमें आप सिटीजनशिप वाले क्लॉज को देखेंगे, तो उसमें आपको सिटीजनशिप वाला कॉलम खुलते ही कहेगा कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत आप किस सेक्शन में फॉल करते हैं, उसमें अपना पेपर फाइल करें। 1955 की जगह 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा हेडिंग में, और उसमें सारे कॉलम डिलीट करके एक नया कॉलम बनाना है। एक नया कॉलम ये बनाना है कि इफ़ यू आर ए पाकिस्तानी माइनॉरिटी देन यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन अंडर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और आपकी एक ही धारा है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ 5 साल के बाद में सीधे लगा देना है। तो वो वाला अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब आप संसद में दोनों सदनों में पास करा सकते हैं, तो नियमावली 2 साल से 1.5 साल से नहीं बन रही है। सरकार बार बार राष्ट्रपति जी से एक्सटेंशन मांग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग शाहीन बाग टाइप का देख के उनको अप्रेंशन हो अब सरकार को? अजीत जी, हम लोग तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार के अंदर क्या चल रहा है तो सरकार जाने। हम लेकिन सरकार की इंटेंशन पे, इनकी मंशा पे अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए नहीं लगाते कि अगर मंशा खराब होती तो ये कानून ही नहीं आता जी। है ना। दूसरी बात, ये झूठ के प्रोपेगेंडा को मैंने कई जगह बस्ट किया है। CNN के डिबेट में अभिषेक मनु सिंघवी जी से मैंने एक सवाल पूछ लिया तो जवाब नहीं दे पाए। इसको एंटी मुस्लिम कहा जाता है अजीत जी, यही तो प्रश्न है। अब एंटी मुस्लिम कैसे नहीं है, मैं ये प्रूव कर देता हूं आपको। जितने भी लाभार्थी हैं कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। वो नेहरू जी के एक्ट की ही बेनिफिशियरी आज तक चले आ रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने बेनिफिशरीज में न तो एक भी शब्द जोड़ा है, न एक भी शब्द हटाया है। अगर ये लॉ एंटी मुस्लिम है तो फिर नेहरू ने एंटी मुस्लिम लॉ क्यों बनाया 1955 में? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, टेरिटोरियल चेंजेस नहीं है, भौगोलिक परिवर्तन भी नहीं है। भारत में आपकी जानकारी में जो बर्मा कन्फ्लिक्ट के अंदर बर्मीज हिंदू भी बड़ी संख्या में आए, उनके लिए कोई रिलीफ भारत सरकार ने अनाउंस की क्या? नहीं की। भूटान से 15 साल से 1 लाख हिंदू भारत में आके शरणार्थी बन के बैठे हुए, उन्होंने राजाशाही के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो भूटान की राजाशाही से कन्फ्लिक्ट हुआ, वो भारत में आ गए शरण लेने के लिए। उन 1 लाख हिंदुओं के लिए कोई बात है क्या? श्रीलंका से तमिल हिंदू बड़ी संख्या में आके तमिलनाडु में रह रहे हैं, उनकी कोई बात है? यानी भारत सरकार ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मूल एक्ट में लिखा हुआ है,
पूर्वी पाकिस्तान के उत्तराधिकार में बांग्लादेश बना है, इसलिए उनको नेचुरल बेनिफिशियरी माना जाता है। तो भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान ऑब्लिक बांग्लादेश एक ही बात है, पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेरिटोरी फिक्स की थी नेहरू जी की सरकार ने, उन्होंने इसमें भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये एंटी मुस्लिम कैसे हुआ, इसका किसी के पास जवाब नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी जी कहते हैं कि जिस सेक्शन 5(1)(a) की ये लोग बात करते हैं वो इंडिजीनियस लोगों के लिए है। तो मैंने कहा आदरणीय है, आपकी सरकार 50-55 साल रही है भारत में, सेक्शन 5(1)(a) जो पाकिस्तानी और अफगान माइनॉरिटीज़ को एड्रेस करता है, उसमें आपने एक नागरिकता सिंगल किसी मुसलमान भाई को वहाँ से माइग्रेटेड को दियो इंडिजीनियस मान के, तो कृपया बताइए। बोले तो डेटा चेक करना पड़ेगा। तो भाई झूठ बोलने आते हो, तुम्हारे पास डेटा है ही नहीं, हमारे पास डेटा है, हम चुनौती दे रहे हैं, एक की भी नहीं करिए, ढूंढ के बता दो आप, अगर करियो तो हम ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। एक जो बात हम लोग कर रहे थे कि बच्चों की सिटीजनशिप, हाँ, ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सोनिया गांधी जी के समय तो ये लागू हुई थी कि ये सारे के सारे कागज जो स्पॉन्सरशिप के हैं उसको गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ेगा, और गजटेड ऑफिसर अटेस्ट ही नहीं करेगा, वो अपनी सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड आईडी भी देगा। अच्छा, तो ये अभी भी चल रहा है। अब इतना ही नहीं होता, गजटेड ऑफिसर को आईबी वाले फ़ोन करके डराते भी, हाँ भाई डॉक्टर साहब आप ही ने दिए गया इसके ऊपर अटेस्टेशन। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया मैं किस चक्कर में फंस गया, तो एक अधिकारी 6 महीने से ज़्यादा हमारे पास चलता नहीं है। अच्छा, इतने में 2-4 फ़ोन आके वो डर के भाग जाता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकार ने और एम्बेसी ने भी एक काम किया है। भारत के लॉ के हिसाब से सेक्शन 5(1)(e) और 5(1)(d) में बालिग और नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता को भारतीय नागरिकता मिल गई है, उनको भारतीय नागरिकता 7 वर्ष बाद प्राप्त करने का अधिकार है। हमने ऐसे में कोई 50 बच्चों की फाइलें लगाई हैं, वो फाइलें अप्रूव भी हो गई। उनको ये कहा गया कि भाई 2009 के बाद अराइवल है तो आप अपना पासपोर्ट दिल्ली में सरेंडर करवाइए और वहाँ से नागरिकता त्यागपत्र, प्रमाण पत्र, रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान एम्बेसी से लाइए। पाकिस्तान एम्बेसी ये कहती है कि बच्चे के लिए माता पिता को पासपोर्ट सरेंडर करने का अधिकार नहीं है। ये उन्होंने 1-1.5 साल पहले चेंज किया है। अच्छा, ये बच्चा 21 साल का हो, फिर ये पाकिस्तान जाए, वहाँ पर अपना आईडी बनवाए, पहचान पत्र, फिर ये वापस आया और हमें ये बताया कि मैं फ्री विल से पाकिस्तानी सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो हम इसका पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। अब अजीत जी, हमने 12 साल के बच्चों की नागरिकता के पेपर कंप्लीट करा के और सरेंडर लेटर निकलवा दिए, लास्ट स्टेप बचा है। हमने 14 साल के बच्चों के निकलवा दिए। 12 साल का बच्चा 9 वर्ष इंतजार करे, उसका पूरा परिवार भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, और वो 21 साल का हो तो पाकिस्तान जाएगा किसके साथ? उस नर्क में 9 साल बाद उसको कौन लेके जाएगा? तो हम इसलिए पुनः भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जैसे आप पहले 7 वर्ष वालों को कलेक्ट्रेट में अनुमति दे रहे थे बिफोर 7 ईयर अराइवल वालों को, वैसे अब दे दीजिए। ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा ने भी किया, और ये तो पूर्ण मानवीय काम है। इसमें समस्या क्या है? आप क्यों पाकिस्तान को रोज 15-20 लाख रुपए का रेवेन्यू दिलवा रहे हैं? उसी से वो गोली खरीदेगा, बम खरीदेगा, हमारे बच्चों को मारेगा। तो ऐसा काम भारत सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। रोज गरियाए जा रहे हैं वहाँ पे हिंदू और सिख, उनको कुत्ते की तरह खदेड़ा जा रहा है। तो ये हमारा बार बार आग्रह है कि राजस्थान सरकार ने एक चिट्ठी भेजी हुई है, वो हालांकि हमने ही फॉलोअप करके भिजवाई है, प्रोसीजर से वो निकल के आई है। उस चिट्ठी का आपको जवाब देना है। पूरे भारत में जितने भी पाकिस्तानी हिंदू रोज बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से धक्के खाते हुए, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से धक्के खाते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने आ रहे हैं, उन सब की पीड़ा हर लीजिए ना एक चिट्ठी निकाल के, और ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हम नई चीज़ तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। जय जी, मेरी उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे हैं एक तरह से कि कुछ पॉइंटर्स इंक्लूड करवाए जाएं, या कुछ जो गवर्नमेंट के लेवल पे ऑर्डर निकालने से अगर कलम के एक स्ट्रोक से इतने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियां जो है बेहतर हो सकें, बिल्कुल हो सकता इतने हज़ारों हिंदू, सिख या जो भी माइनॉरिटीज़ इन देशों में मूलतः हिंदू और सिख ही हैं, उनके जीवन में बदलाव आ सके, और उनको मतलब एक तरह से मतलब हमारे पास अगर जगह है, हम उनको अपना सकते हैं, उनको एक सम्मानित ज़िंदगी दे सकते हैं। आपने कहा कि मतलब बताइए 50 बीघा जिसके पास ज़मीन हो, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चल रहा हो, अपना घर हो, और उसके साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? वस्तुतः अब मेरे विचार में सरकार को तो ये चाहिए था कि एक लाइन ये भी लिखते ये अमेंडमेंट एक्ट में कि नेचुरल होम जो है हिंदू धर्म और उसके अंग प्रत्यंग जो भी हैं, उससे निकले हुए धर्म या पंथ हैं,
उनका नेचुरल होम होना चाहिए। जैसे इजराइल, ज्यूज जहाँ भी होंगे वो इजरायली होंगे। देखिए, मैं मंशा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, इसीलिए मैं आपको एक, आपने बहुत सुंदर बात मुझे याद दिला दी। 2012-13 की बात है, 13 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कमेटी के हेड हो गए थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए थे। हमारी आवाज़ शायद दीपक चौरसिया जी सुनते होंगे, हम तो छोटा बड़ा हल्ला तो हम मचाते ही रहते थे तब भी, कि बचाओ हमारे लोगों को। तो दीपक चौरसिया जी ने पहला इंटरव्यू, ब्रेकिंग इंटरव्यू था वो मोदी जी के कैंपेन कमेटी चेयरमैन डिक्लेयर होने के बाद में, और उसमें दीपक चौरसिया जी ने प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि ये पाकिस्तान में हिंदुओं पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इस विषय पे आपका, इस बात पे आपका क्या स्टैंड है। तो मोदी जी ने कहा कि हिंदू यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भैया, और पाकिस्तान का ही क्यों, पूरी दुनिया का हिंदू भारत में नहीं आएगा बेचारा प्रताड़ित होकर तो कहाँ जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो हम इन सब की सुध भी लेंगे, इन सब का पुनर्वास भी देखेंगे, और इनको अच्छा मानवीय जीवन मिले और सुरक्षित मानवीय जीवन मिले, इसकी सुनिश्चितता भी करेंगे। ये मोदी जी ने कहा है। ऐसा कहने वाला कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं है, तो हमको उनकी मंशा पे अभी भी शक नहीं है, शंका नहीं है। समय की बात है, चीज़ें हैं, राजनीति है, इन लोगों की भी अपनी कई मजबूरियां रहती होंगी, पर वो इन लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे ऐसा मेरा हृदय नहीं मानता है जी। हाँ, वही जैसे आप बता रहे हैं, कुछ परेशानी है या प्राथमिकताएं थोड़ी सी, मतलब जी, अभी कोविड को लेके और इतना डेथ्स हो रहा है, नेगेटिव मीडिया कवरेज है, वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे रह गया हो। पर अभी हम जो चाह रहे हैं ना, वो इतना सरल काम है कि उससे कल सुबह अगर वो होता है तो कल सुबह से पाकिस्तान को 15 लाख मिलना बंद हो जाएंगे रोज के, और हमारे लोगों के इतनी घोर प्रताड़ना तुरंत बंद हो जाएगी, पीड़ा खत्म हो जाएगी उनकी। जय जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत आभार, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम के साथ जोधपुर के उन इलाकों में जाऊं, आप साथ रहें तो और अच्छा हो। निश्चित रूप से रहेंगे, वहाँ घूमेंगे, और हम चाहते हैं कि लोगों को ये जो सीए के विरोध में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आंखें खुले, खास करके 22-23 साल के नवयुवक और नवयुवतियां जो हैं, जो कॉलेजेस से निकलते हैं, और उनको जो एक वामपंथी और हिंदू घृणा वाला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उनके लिए जो मतलब मुसलमान भी आ जाएं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के भी आ जाएं, ये क्यों नहीं खोला, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनकी आंखें खोलना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि 10-15 दिन में जब भी हमें मौका मिलेगा, आपका स्वागत है, और आपके जीवन का एक बिल्कुल अनुभव अलग होगा। आप उनकी वेदना को निकट से देख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी कार्यप्रणाली, आपके जीवन में भी उस संवेदना का एक महत्व बनेगा। आप आइए, आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने का। धन्यवाद, धन्यवाद।